अस्सलामुअलैकुम। 1625 से लेकर 1660 का पीरियड जो है वो बहुत परेशान कुन और तकलीफ भरा भी है। परेशानियां भी हैं, सेंसरशिप भी हमें नज़र आती है, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी हमें नज़र आते हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्रगल भी नज़र आती है, टायरनी भी नज़र आती है। टायरनी का जब हम जिक्र करते हैं, हमें एक नज़र आता है कि बादशाह जुल्म कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक तरफ हम टायरेनी बादशाह से जोड़ते हैं और एक दफा हम टायरेनी को मिलिट्री डिक्टेटर से भी जोड़ते हैं। तो इस दौर में आपको दो तरह की टायरेनी नजर आएगी। एक जो बादशाह चार्ल्स द फर्स्ट से एसोसिएटेड है, और दूसरी जो है ओलिवर क्रोमवेल से। तो वो हम उसके मुतालिक बात करेंगे। ये जो पीरियड है ख़ास तौर पर इसमें हमें पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। याद रहे, डाइवर्सिटी का जो प्लस पॉइंट है उसका ये होता है कि डाइवर्सिटी उस वक्त तक अच्छी है, फ़ायदा देती है, अगर लोग एजुकेटेड हों, टॉलरेंट हों, समझदार हों और कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ फ़ायदा उठा सकें। अदरवाइज डाइवर्सिटी नुकसान देगी अगर लोग एजुकेटेड नहीं हैं, टॉलरेंट नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। तो ये ज़रा आपको पता होना चाहिए। तो उस दौर में एजुकेशन और टॉलरेंस नहीं थी, तो जो डाइवर्सिटी थी उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। और फिर इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्शंस के अंदर भी आपस में लड़ाइयाँ मौजूद थीं। मिसाल के तौर पर राउंड हेड्स और जो रॉयलिस्ट हैं उनके अंदर लड़ाइयाँ मौजूद थीं। उनके अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन लोग थे और कैसे उनकी जो है वो जो लड़ाइयाँ हैं वो मौजूद रहती थीं। अब अगर यहाँ पे फोकस करें, चार्ल्स द फर्स्ट 1625 में आपको जो चार्ल्स द फर्स्ट है उसने बादशाहत जो है वो अ, शुरू कर ली थी। इस पीरियड को हम कैरोलिन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। और 1642 में थिएटर को क्लोज किया गया। ये बेसिकली टाइमलाइन है, आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, बाकी सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में जाके। 1642 से लेकर 1651 तक सिविल वॉर जो है वो फूट पड़ती है बरतानिया के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल वॉर, इट्स अ काइंड ऑफ वॉर दैट अकर्स बिटवीन द कंट्रीज फोर्सेस, बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है। आपस की लड़ाइयाँ, फौज की जो आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है, वो लड़ रहे होते हैं, उनको हम सिविल वॉर कहते हैं। 1649 में बादशाह को जो है वो मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद 1649 से लेकर 1658 तक प्रोक्टरेट का हुकूमत रहती है, जिसको हम ओलिवर क्रोमवेल जो है वो का पीरियड कहते हैं, या जिसको हम बादशाह यानी डिक्टेटर की हुकूमत भी कहते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड 1660 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के 2 साल बाद चार्ल्स द सेकंड जो है वो रिटर्न होते हैं। वो 1660 के पीरियड की हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ तक ही अपने टॉपिक को फोकस रहेंगे। इस दौर में हमें दो पॉलिटिकल वर्क्स नजर आते हैं, एक जॉन डन का और एक हमें नजर आता है थॉमस हॉब्स का, ठीक है, जो कि प्रोज के एतबार से अहम काम है। दूसरा, इस दौर की जो टॉवरिंग फिगर है, जिसको हम एज ऑफ डन भी कह सकते हैं, एज ऑफ मिल्टन भी कह सकते हैं, सॉरी, तो वो हमें जॉन डन हमें इस पीरियड में नजर आते हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर आप जब देखें कैरोलिन कोर्ट, कैरोलिन कोर्ट किस तरह की कोर्ट थी? कैरोलिन कोर्ट से मुराद चार्ल्स द फर्स्ट की जो कोर्ट है। मैंने आपको बताया पैट्रनेज का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। पैट्रनेज, बादशाह जो है वो लोगों को पैसे देता था सरकारी सरपरस्ती में लिखने के लिए, ड्रामे, थिएटर, नज़में लिखने के लिए। और दरबारी शौरा होते थे। उन उन दरबारी शौरा को या दरबारी वफादार लोगों को तारीख में रॉयलिस्ट के नाम से जाना जाता है। रॉयलिस्ट वो ग्रोह था जो कि बादशाह की सुप्रीमेसी को, बादशाह की वफादारी को तरजीह देता था तमाम मामलात के अंदर। और ये वो लोग थे जो बादशाह की बका चाहते थे, बादशाह की बर्तरी चाहते थे और वफादारी चाहते थे। लेकिन हालात बदल रहे थे उस दौर में, और हालात बदलने का आपके सामने जो नतीजा है वो ये निकला कि पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गई। और उस दौर में बहुत बड़े पैमाने पे पम्फलेट लिखे जाने लगे।
पंफलेट लिखकर लोगों की राय बदला बदला जाती। जैसे आज आपके सामने कोई इश्तिहार आता है और आपको कोई हकीकत बताने की कोशिश की जाए या कोई मजमून लिखकर आपका नज़रिया बदलने की कोशिश की जाए, तो वो बेसिकली पंफलेट लिखकर आपके बारे में आपके ख्यालात बदले जा रहे होते थे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टोरेट 1649 से लेकर 1658 के पीरियड के दौरान जब बादशाह को कत्ल कर दिया गया, तो जॉन मिल्टन और एंड्रयू मार्वल ये पॉलिटिकल सर्विस में आए। याद रहे, जॉन मिल्टन जो है ये पार्लियामेंट के जो है वो वफादारी करता था। ये पार्लियामेंट को ताकत में देखना चाहता था। ये बादशाह के खिलाफ था। ये बादशाह की खिलाफ से मुराद ऐसे नहीं कह सकते हम डायरेक्टली, यानी बादशाह की अनचेक्ड पावर के खिलाफ था। याद रहे, मैंने आपको बताया बादशाह ये कहता था कि मेरी जो खिलाफत है वो खुदा की तरफ से है। तो जब आप किसी टाइटल को डिवाइन एसोसिएटेड कर लें तो फिर कोई उस पर सवाल ही नहीं कर सकता। तो बादशाह अपने हर फैसले को खुदा के फैसले के साथ तशबीह दिया करते थे कि ये मेरा तो नहीं है, ये तो खुदा ने फैसला कर दिया। अब जब डिवाइन का नाम लिया जाता तो कोई भी उसको क्वेश्चन ना करता, लेकिन पार्लियामेंट इस चीज के खिलाफ थी। और दूसरी तरफ हमें थॉमस हॉब्स पॉलिटिकल थ्योरिस्ट मिलते हैं जिन्होंने बादशाह के राइट के हक में लिखा और अथॉरिटी को प्रमोट किया। इस दौर में हमें सेंसरशिप भी नजर आती है कि किस तरह लिखने के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई। और हमें 1644 या 42 के दरमियान जॉन मिल्टन के वर्क्स एरियोपेजिटिका सामने नजर आते हैं जिसमें सेंसरशिप के खिलाफ बात की गई है। 1660 का पीरियड वो पीरियड था जिसमें जो है वो इस चीज के ऊपर फोकस किया गया कि चूंकि ओलिवर क्रोमवेल, जिसको डिक्टेटर के नाम पे जाना जाता है, वो तो मर गया है। अब मरने के बाद बादशाहत वापस कैसे आई जाए? तो जो चार्ल्स सेकंड था, ठीक है, चार्ल्स सेकंड वो फिर फ्रांस छुप गया था। फ्रांस से फिर वो वापस आया और आपस में आकर उसने अपनी जो है वो बादशाहत संभाली। याद रहे, जब चार्ल्स सेकंड वापस आया बरतानिया में, तब थिएटर भी खुल गए और नॉर्मल सरगर्मियां बरकरार होने लग गई। अगर आप आज मुझसे पूछें कि किस दौर के अंदर ठीक किस्म की मजहबी सख्ती बरतानिया के अंदर रही, तो वो ये पीरियड था जिस पीरियड को हम 1642 से लेकर 1660 का पीरियड कहा जाता है। इस दौर में प्यूरिटन्स ने, जिनको हम अक्सर डिस्कस भी करते रहते हैं, जो कि मजहब के अंदर शदीद किस्म की शिद्दत चाहते थे कि हर चीज वैसे होनी चाहिए जैसे जो है वो बाइबल में लिखी हुई है। उसकी वजह से वो थिएटर के खिलाफ थे, मौसीकी के खिलाफ थे, म्यूजिक के खिलाफ, उसके शायरी के खिलाफ थे, ड्रामों के खिलाफ थे, नसर के खिलाफ थे, हर ऐसी बात के खिलाफ थे जो उनको लगता कि उनकी उनका जो है वो ईमान जो है वो कमजोर हो रहा है। ठीक है। तो चार्ल्स जो फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमें आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स फर्स्ट 1649 में मर गया। और फिर उसके बाद चार्ल्स जो सेकंड है वो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था। बर्तानिया भाग गया और 2 साल के बाद वापस आया और से 1660 में आके इसने अपनी कमांड संभाली। और फिर इसने जैसे वापस आया तो थिएटर खुल गया। लेकिन थिएटर तो खुल गया, लेकिन जो लोग इस पीरियड के दौरान जलील किए गए, तकलीफें दी गई, जमीनें खींची गई, बहुत तकलीफ दी गई, आप सोच नहीं सकते, लोगों को बहुत तकलीफ दी गई, उनको कुछ भी वापस नहीं मिला चार्ल्स द सेकंड के बाद वापस आने के बाद। अब मुझे उन शोरा का नाम याद नहीं है। एक शायर हैं जिन्होंने एक बड़ी मशहूर नज़म लिखी थी, स्टोन वॉल्स डू नॉट प्रिजन मेक। बहुत अच्छी नज़म है, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। स्टोन वॉल्स डू नॉट प्रिजन मेक। रिचर्ड लवलेस की ये पोइम है। तो रिचर्ड लवलेस बादशाह का वफादार था, लेकिन इस पीरियड के दौरान इसकी ज़मीनें खींची गई, मारा पीटा गया, इसके रिश्तेदारों की ज़मीनें खींची गई। ये बहुत नवाब आदमी था, अमीर आदमी था, लेकिन कहते हैं कि ये 1658-57 के करीब इंतहाई गुर्बत और इंतहाई तकलीफ के साथ मरा है। और ऐसे तमाम लोगों जिनको तंग किया गया, चार्ल्स सेकंड के वापस आने के बाद उनको कोई सुनवाई नहीं मिली। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉशियस था चार्ल्स द सेकंड, लेकिन हम चार्ल्स सेकंड को डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा मौजू है चार्ल्स द फर्स्ट।
और हम उनके अहम मौजूआत जो उस एज में होते रहे उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस दौर में एक मशहूर स्लोगन की बात करें, कार्पे टाइम। कार्पे टाइम एक मशहूर स्लोगन था कैरोलिन पोइट्स का, जो कहते थे कि इस वक्त को छू लो, इस वक्त को पालो, जिंदगी मुख्तसर है, इंजॉय करो लग्जरी को, प्लेजर को, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा। तो जो कैवलियर पोइट्स थे, कैवलियर बेसिकली कैवलरी से लफ्ज निकला है, घुड़सवारी से। तो कैवलियर पोइट्स वो शौरा थे जो बादशाह के वफादार थे, बादशाह के हक में लिखा करते थे। ये बादशाह चार्ल्स द फर्स्ट को सपोर्ट करते थे अपनी शायरी के अंदर। ये आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, कैवलियर पोइट्स थे। इनको रॉयलिस्ट भी कहा जाता था। जबकि इनके मुकाबले में राउंड हेड्स थे। राउंड हेड्स पार्लियामेंट की सुपरमेसी चाहते थे। ठीक है। तो ये हमें मेजर फैक्शन जो हमें नजर आते हैं इस दौर की, जो मेजर थीम्स हैं वो ब्यूटी, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और फिडेलिटी, ये हमें नजर आता है। दरबारी शौरा थे ज़्यादातर, तो इनका फोकस भी दरबार के ऊपर ही रहा। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो राउंड हेड से, वो शदीद मजहबी लोग थे। आपको याद रहे मिल्टन जो है वो भी एक प्यूरिटन पोइट था। ये स्ट्रिक्ट रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आना चाहते थे मजहब के अंदर। याद रहे थिएटर इसीलिए क्लोज हुआ था। और ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते थे। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट राइटर्स आ गए, हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस सिर्फ मिल्टन को करेंगे और थॉमस हॉब्स को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, मैंने आपको जिक्र किया, एक तो रिचर्ड लवलेस का, ये रॉयलिस्ट पोइट थे, थॉमस क्रेव और सर जॉन सकलिंग। इनको ट्राइब्स ऑफ बेन भी कहा जाता है क्योंकि ये बेन जॉनसन से मुतासिर थे। की ट्रेड्स, विट और एलिगेंस, म्यूजिकलिटी, क्लासिकल इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है सिम। और इसके अलावा वाइटैलिटी और हमें नजर आती है। इनकी नज़मों को पढ़कर आपको ऐसे लगेगा कि ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए, फ्रीडम को एक्सप्लोर करना चाहिए और ख़ूबसूरती को एंजॉय करना चाहिए। ये तमाम हमें हमें जो है वो नज़र आता है इसके बाद। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 1620 से 40 तक पंफलेट बड़े कम छपे। तारीख बताती है कि बहुत ही 20-25 के करीब पंफलेट छपे। लेकिन जब जैसे ही पॉलिटिकल प्रॉब्लम बरतानिया में ज़्यादा बढ़ी, तो 1640 से लेकर 1650 तक तकरीबन कहते हैं 20 से 22 हज़ार के करीब छोटे छोटे पंफलेट शाया किए गए। वो शाया क्यों किए गए, ये आपके सामने तस्वीर भी बनी हुई नजर आ रही है। इसलिए ताकि वो प्रोपागेंडा कर सकें। रॉयलिस्ट अपना प्रोपागेंडा करें, पार्लियामेंट अपना प्रोपागेंडा करे। रॉयलिस्ट बादशाह के मानने वाले थे और पार्लियामेंट के मानने वाले जो है वो राउंड हेड्स थे। इनकी आपस में लड़ाइयाँ रहती थी। आपस में फिर इन्हीं की लड़ाइयों की वजह से 1642 में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसको हम सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। हमें इस पीरियड के जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। 1625 में क्या हुआ, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट कैसे हुए, डिवाइन राइट्स के प्रॉब्लम थे, मनी के प्रॉब्लम कैसे आने शुरू हो गए। एक ये ओवरव्यू है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डीपर डिटेल्स बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द मेजर इंसिडेंट्स। आपको सिविल वॉर के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो ये जो सिविल वॉर रही है, इसकी क्या वजह थी, इसकी क्या बैकग्राउंड थी और क्या इसमें जो है वो रहा, प्रॉब्लम क्या रहे। तो ये सिविल वॉर आपस की अंदरूनी लड़ाइयाँ और फसादों की वजह से ये लड़ाइयाँ शुरू हुई। और एक ऐसा ये यानी बहरान था जिसमें बादशाह अपनी अथॉरिटी ख़त्म नहीं करना चाहता था। बादशाह कहता था मेरे पास जो मैं खुदा की तरफ से तफवीज किया गया हूँ, तो मेरा किसी भी राइट को चैलेंज ना किया जाए, मैं जिसको जितना मर्जी टैक्स लगाऊं, जिसको जितनी मर्जी सजा दूं, वगैरह वगैरह। और बादशाह के जो हामी थे ना, वो ज्यादातर कौन लोग थे, अमीर लोग थे, बड़े नवाब थे। ठीक है, जागीरदार थे। उनको था यार अगर बादशाह चले गया तो हमारी नवा ये जागीरी, हमारे पैसे और जो हमारी रवायती ताकत है, ये जो हमने गुलाम शलाम रखे होते हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। जबकि पार्लियामेंटेरियंस अगरचा मजहबी तौर पर शिद्दत पसंद थे, लेकिन आम तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ताजर था, मजहबी शिद्दत पसंद लोग थे, उसमें मतवस्त तबका था, गरीब लोग थे। वो चाहते थे बादशाह की जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड हो, टैक्स करने की अथॉरिटी लिमिटेड हो, जहाज़ों पे, शिप पे टैक्स करने की अथॉरिटी ख़त्म कम हो।
तो ये लड़ाइयाँ जो है ना इनमें आपस में शुरू हो गई। अब इसमें जो पार्लियामेंट की जो फोर्सेस थी, तो पार्लियामेंट की फोर्सेस को कंट्रोल करने वाला बंदा ओलिवर क्रोमवेल था। इट वॉज ओलिवर क्रोमवेल हु वॉज द मिलिट्री जनरल। तो दे स्टार्टेड डिफीटिंग द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ किंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। पहले दिन से ही बादशाह की फौजों को शिकस्त होने लग गई। बट इन 1649 दे कैप्चर्ड द किंग एंड इन द नेम ऑफ द ट्रेजन दे एग्जीक्यूटेड इट। आज भी मैं जब किसी जगह पर ये लफ्ज सुनता हूं ना, गद्दारी का, कि फलां बंदा गद्दार हो गया है, तो मैं सिर्फ उस पर हंसता हूं और मुस्कुराता हूं, क्योंकि ये जो गद्दारी के जो लेबल हैं, ये आप सिर्फ एक लाइन बदलें तो आप गद्दार बन सकते हैं, एक लाइन बदलें तो आप वफादार हो सकते हैं। तो ये नहीं, मैं समझता हूँ चार्ल्स द फर्स्ट को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि अब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी थी, तो उसके ऊपर मुकदमा कौन सा चलाया गया? गद्दारी का। तो ये गद्दारी के लेबल बेसिकली मुखालिफिन को सजा देने के लिए घड़े जाते हैं, या खौफ पैदा करने के लिए घड़े जाते हैं। इस वाक़े के बाद इंग्लैंड में बादशाहत ख़त्म हो गई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि 1649 से लेकर 1658 तक बादशाहत बरतानिया के अंदर नहीं थी, बल्कि 1660 तक आप कह लें। ठीक है। और उसके बाद में ओलिवर जो क्रोमवेल है, उसने जो है वो हुकूमत की थी, और वो तकरीबन 1649 के साथ आ गया था। थिएटर क्लोज रहे। थिएटर क्यों क्लोज रहे? क्योंकि रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आना चाहते थे वहां के लोग। वो कहते थे कि भाई, जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करे सब कुछ। थिएटर को क्लोज कर दिया उन्होंने, प्ले हाउस को क्लोज कर दिया, लिखना कोई फ्लोरिश नहीं हुआ। जब थिएटर क्लोज हो गए, तो उस दौर में आपको कोई मशहूर ड्रामा नजर नहीं आता। अब पब्लिक कोई थिएटर में जाने वाली नहीं रही, और हर जगह पर इसको हेयर से या हिरेटिक एक्टिविटी के तौर पर कहा जाने लगा। हिरेटिक एक्टिविटी में सुना, इसको जो है वो काफिराना जो है वो अकायद के तौर पर समझा जाने लगा। ठीक है। और थिएटर आखिर में कब जो है वो खुले? ये खुले 1660 में जाकर, जब बादशाह चार्ल्स द सेकंड वापस आया, जो कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था। तो मेजर रीजंस आपको पता होने चाहिए। इफ दे आस्क यू इन अ क्वेश्चन, व्हाई वर द थिएटर्स क्लोज इन द 17th century? So basically, it was a kind of a Puritan retaliation or opposition from the governmental forces. They thought कि भाई ये जो थिएटर है ये गुनाह है, सिंफुल बिहेवियर है, इमोरलिटी है, ये गैर अखलाकियत है। आज भी आप आवाज़ें सुनते होंगे ना, वो ड्रामा देख के हमारे लोगों की अखलाकियात ख़राब हो गई हैं वगैरह वगैरह। तो अखलाकियात ख़राब हो गई हैं। किसी भी शख्स को एथिक्स के साथ अच्छी की जा सकती हैं, लेकिन इसको थिएटर के साथ, ड्रामे के साथ जोड़ना इलॉजिकल है। ठीक है। और फिर वो कहते थे ये मज़हब से दूर होते जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा चीज़ें जो आज आप देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, बरतानिया इससे 17वीं सदी में गुजर चुका है। फिर इसके अलावा ऑफिशियली इसको बंद किया गया, पार्लियामेंट ने थिएटर करके ऑर्डर किया। आज आप कोई भी कानून जो मानते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है आपके लिए। तो आप उसको दुरुस्त मानते हैं, सच्चा मान लेते हैं, फाइनल मानते हैं। आप कहते हैं भाई इससे अच्छा सच्चा कानून ही कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि 1642 में बंद होने वाले थिएटर, जो कि पार्लियामेंट ने बाकायदा कानून साजी करके बंद की थी, उसके बारे में क्या ख्याल है? आज दुनिया भर के तमाम हलके उस पार्लियामेंट के फैसले को गलत करार देंगे। इससे यह साबित होता है कि इंसानों के बनाए हुए जो कवानीन हैं, उनमें सुकम होता है, उनमें गैप होता है, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। और इंसान के जो बनाए हुए कवानीन हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और बदलते रहेंगे मुस्तकबिल में भी। ठीक है। तो ये हमें बैन एक नज़र आता है हमें इसके अंदर, और फिर बाद में जाके ओपन हुए। इसके अलावा अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, तो लाइसेंसिंग के प्रॉब्लम हमें आने लगे कि कोई भी काम अगर आपने शाया करवाना है, आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। बादशाह के दौर में ये बादशाह ने सख्ती शुरू कर दी थी। इसके अलावा फिर जो मौसीकी के मसले होते थे, पार्टी कर रहे होते थे, आपको अगर आपने मूवीज़ देखी हुई हैं, तो शराब के घर बने होते थे, उनको एल हाउसेस कहा जाता था, जहाँ लोग शराब पीते थे जाके। आजकल भी मूवीज में दिखाया जाता है। तो वो एल हाउसेस को भी बंद कर दिया गया, और बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल जो है वो लगा कर रखा जाने लगा। प्यूरिटन्स ने माशरे को हर तरफ से जकड़ लिया गया, और हर हर तरीके से
जो है वो हमें नजर आने लग गया कि दुनिया को या इंग्लैंड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रीडम ऑफ सप्रेशन हमें बड़ा नजर आता है इस पीरियड के दौरान। और इसमें चूंकि वॉर शुरू हो गई थी तो पम्फलेट को रोके जाने के लिए ये प्रॉब्लम हमें नजर आने लग गई। इसमें ये क्रोमवेल के भी इख्तियारात थे। क्रोमवेल ने ज़्यादा सख्तियां कर दी बादशाह के बाद भी, बादशाह तो कर ही रहा था। और क्रोमवेल ने थिएटर भी क्लोज करवा दिए, और इंसानों की जो इनफरादी ज़िंदगी है ना उस पर भी कंट्रोल शुरू कर दिया। इनफरादी ज़िंदगी से मुराद ये है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब सोएंगे, कब चर्च जाएंगे, क्या इंजॉय करेंगे, किधर जाना गलत है, किधर जाना सही है। जब हुकूमत ये सब कुछ तय करने लग जाए तो ये इनफरादी ज़िंदगी में मुदाखलत के तौर पर कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास सामने आता है। अब हम प्रोज जो राइटिंग है उसके बारे में फोकस करते हैं कि इस दौर की जो प्रोज राइटिंग क्या थी। मोनार्की के क्राइसिस के बारे में लिखा जाने लगा, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा जाने लगा। थॉमस हॉब्स और मिल्टन ने लिखा गवर्नमेंट कैसे चलाई जाने लगी। चाहिए प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा होने लगा, रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट का, रिलीजियस डिबेट्स एंग्लिकन और प्यूरिटन्स की बहुत ज्यादा होने लग गई। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है बहुत लोगों की यार, कि पहले तो हम प्रोटेस्टेंट पढ़ते रहे थे, अब ये बीच में प्यूरिटन और एंग्लिकन आके अलहदा क्यों हो गए। बेसिकली एंग्लिकन चर्च बरतानिया का चर्च था जो 1533 के करीब किंग हेनरी दी एट्थ ने अलहदा किया था शादी की वजह से, रोमन चर्च से, कैथोलिक चर्च से अलहदा चर्च बना के अपना एंग्लिकन चर्च बना लिया था। तो उसको फॉलोअर्स को हम प्रोटेस्टेंट भी मानते थे कि यार ये प्रोटेस्टेंट भी थे, ठीक है लेकिन बाद में प्रोटेस्टेंट के अंदर से भी प्यूरिटन निकल आए। आज आपको अगर कोई बंदा बड़ी सख्ती से कहे कि यार ये करो, ऐसे करो, फलां देखो उसके मुताबिक करो, ऐसे करो, फलां ऐसे करो, ऐसे करो, ये ईसाइयत, यहूदियत, तमाम मज़ाहिब में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आपको समझ आना चाहिए ये 17वीं सदी का प्यूरिटन बोल रहा है। तो प्यूरिटन हर बात को बाइबल की लिखी हुई तहरीर के मुताबिक करना चाहते थे। सोना कब है, उठना कब है, जागना कब है, ईसा अलैहिस्सलाम खाते कब क्या थे, पीते क्या थे, वो रहते कैसे थे, जिंदगी सादा गुजारते थे, वगैरह वगैरह। तो वो जो भी चीज उसके खिलाफ देखते उसको या तो वो बैन कर देते, या उस पर पाबंदी लगा देते, या उसको मार देते। इवन कि इस दौर के अंदर अगर किसी ने कोई मुनफरिद आइडिया पेश करने की भी कोशिश की, साइंसदान ने, इटली के दौर में गैलीलियो है, कोपरनिकस है, ब्रूनो है, उनको जिंदा जला दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया, उनकी किताबें शाया होने से रोक दी गई। तो आप समझ लें कि इतना सख्त किस्म का समाज था जो ना सवाल करने देता था, ना पूछने देता था, ना कोई नई बात करने देता था। तो सेंसरशिप आम थी हर जगह पे। तो वो जो मसले बरतानिया के 17वीं सदी में नजर आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आज आप जनूबी एशियाई ममालिक में भी देख रहे होंगे मसले। अब हम थॉमस हॉब्स की और मिल्टन की एरियोपेजिटिका के बारे में बात करते हैं मुख्तसर सी। मिल्टन ने एरियोपेजिटिका 1644 में लिखी। बेसिकली उसमें उन्होंने कहा, गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्गू फ्रीली। ये सेंसरशिप के खिलाफ लिखे जाने वाला इनका प्रोज वर्क है, जिसमें मिल्टन ने क्रिटिसाइज किया अथॉरिटी को, पावरफुल जो है वो पीपल को, और उसने कहा कि लिबर्टी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जबकि थॉमस हॉब्स ने बादशाहत को सपोर्ट करते हुए लिखा कि विदाउट द सॉर्ड देयर इज नो ऑर्डर एंड ऑल गोज टू ruin। और कहा कि मैन नेचुरली सेल्फिश और वायलेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी सुपर फोर्स की जरूरत है। तो ये उनका उसका मानने था, और वो एब्सोलूट अथॉरिटी का मानने वाला था। वो किसी आका, किसी पेशवा, किसी बादशाह के सामने सर तस्लीम खम का कायल था। तो थॉमस हॉब्स की इस किताब को पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत पावरफुल समझा जाता है, लेकिन इसके ऊपर शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म भी हमें नजर आता है। ठीक है। तो ये दो वर्क्स हमें इस दौर में नजर आते हैं। और जॉन मिल्टन की अगर लाइफ के बारे में हम बात करें तो इस दौर का मशहूर शायर है। मुख्तसर सी बात करूंगा मैं इसके बारे में। जॉन मिल्टन की जो अर्ली लाइफ है, सेंट पॉल स्कूल कैम्ब्रिज वगैरह में रहा, मुश्किल टाइम इसने देखा अपनी जिंदगी के। मेरे ख्याल में 42 या 43 साल का था जब ये ब्लाइंड हो गया, और उसी ब्लाइंडनेस के दौर में इसने अपनी शानदार किस्म की एपिक लिखी। उस एपिक को हम पैराडाइज लॉस्ट के नाम से जानते हैं।
इससे पहले अंग्रेजी ट्रेडिशन के अंदर जिसने एपिक लिखी उसका नाम जो है वो हमें नजर आता है एडमंड स्पेंसर। और फिर इसके अलावा इसने कॉमर्स लिखा जो कि एक मैथ्स है, लिसिडस लिखा, पेस्टोरल एलजी, एलेग्रो एल पेंसिरोसो लिखा। ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इसका टाइमलाइन पीरियड है। और यहाँ पर इसके साथ प्रॉब्लम शुरू होता है 1642 के दौरान, जब इसने पार्लियामेंट की साइड लेना शुरू की। लेकिन पार्लियामेंट ने सेंसरशिप जब लगाई तो मिल्टन खामोश नहीं रहा। इसने पार्लियामेंट के खिलाफ 1644 के अंदर एरियोपेजिटिका लिखी कि लिबर्टी की इजाजत होनी चाहिए लिखने के लिए। और ये वाला जो पीरियड है इसका मोस्ट फर्टाइल पीरियड है। इसमें इसने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन लिखी। पैराडाइज लॉस्ट में उसने बाइबल के अकीदे के मुताबिक दिखाया कि किस तरह से इंसान जन्नत से निकाला गया। एडम एंड ईव की कहानी को बताया बाइबल के तरीकेकार से। और जो कि आज भी हमारे ट्रेडिशन में मानी जाती है। आज आपके पास सारों के पास अगर कोई कहानी है शैतान की, एडम की, ईव की, वो सारी आपकी बाइबल से आई हुई है। ठीक है। और बाइबल में कहाँ से आई हुई है वो तारीखदान उनके पास उनका भी जवाब मौजूद है कि कहाँ से आई है। तो बहरहाल इसके अलावा हमें नजर आता है कि किस तरह से उन्होंने एपिक के अंदर गॉड के एक्शंस को जस्टिफाई किया है, गॉड्स के एक्शन को जस्टिफाई किया है और सैटर्न को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। लेकिन जब बादशाह 1660 में चार्ल्स सेकंड वापस आया तो मिल्टन के ऊपर सख्तियां बढ़ गईं। लेकिन मिल्टन के कुछ जानने वालों ने इसको उन सख्तियों से बचाया। तो जॉन मिल्टन एक टॉवरिंग फिगर है इस पीरियड का, जिसने फ्री स्पीच के बारे में लिखा, डिवोर्स के बारे में लिखा कि डिवोर्स जो है वो राइट होना चाहिए, इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं होनी चाहिए। और शानदार किस्म की जो है एपिक है वो भी लिखी। इसके बाद है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्यों शुरू हुई बर्तानिया में 1642 से लेकर 1649 के अंदर? बहुत सारे क्लूज तो आपको भी पता चल गए हैं। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल अपना मानती थी और पार्लियामेंट को कोई सुप्रीमेसी नहीं देती थी। और रॉयलिस्ट और राउंड हेड्स जो है उनके दरमियान तनाज़ा था, ताकत से लेकर, टैक्स से लेकर, पैसे से लेकर। इसके अलावा बैरूनी तौर पर भी जंग चल रही थी। याद रहे आपको मैंने बताया था कि 1618 से लेकर 1648 तक यूरोप में एक जंग चल रही थी पैरेलल। उस जंग को हम 30 इयर्स वॉर कहते हैं, जिसको आज रिलीजियस वॉर के नाम पे भी जाना जाता है। जो कि वॉर बेसिकली हो रही थी प्रोटेस्टेंट हलकों के खिलाफ और कैथोलिक चर्च आपस में लड़ रहे थे, हम ही आपस में लड़ रहे थे। यानी मजे की बात ये समझ लें, एक ही मजहब के मानने वाले सिर्फ दो फिरकों में आपस में लड़ रहे थे। अब आप सोच के हैरान होंगे ना। तो ये हमें नजर आता है कि ये कोर कन्फ्लिक्ट थे, इनके अंदर लोगों का नुकसान हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज खींच ली जाती थी, उनको मारा पीटा जाता था, रिश्तेदारों की चीजें खींच ली जाती थी। और बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं। इस दौर के जो कैवलियर पोइट्स थे, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, उनके बारे में और जॉन सकलिंग के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट हैरिक, मुख्तसर सी बात करूंगा मैं। रॉबर्ट हैरिक अपने इस कार्पेटाइम की थीम के एतबार से मशहूर था। इस कार्पेटाइम की थीम को आप अगर इस मशहूर गाने से याद करें, जिसमें शाहरुख खान ये कहता है, जो है समा कल हो ना हो, हर घड़ी रूप भी बदल रहा है और दिन भी बदल रहा है। तो वो कंसेप्ट आपको कार्पेटाइम का रॉबर्ट हैरिक से मिलता है। रिचर्ड लवलेस हमें टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, उसी पोइम का जिसका मैंने हवाला दिया, उस हवाले से मशहूर है। दरबारी शायर था, बादशाह के हक में लिखा, वफादार बहुत ज्यादा था। तो उस दौर के लोग बेसिकली मेटाफर्स, कंसीट्स का इस्तेमाल करते थे, बादशाह को सपोर्ट करते थे, ग्रेसफुल और एलिगेंट स्टाइल में लिखते थे। बेसिकली ये लोग बुरे नहीं थे, लेकिन इनका कल्चर चूंकि अमीराना था, शाही था, नवाबजादी पे था, तो ये अपने परंपरा, अपने रवाज और अपने समाज को बचाने के लिए निकल पड़े थे। तो आपको पता है जब भी किसी को डर महसूस होता है ना, तो वो अपने लिए फाइट करता है, अगर चाहे वो गलत भी हो तो वो फाइट करता है। तो ये तो आपको पता है ट्रेडिशन रहा है। ऑलिवर क्रोमवेल के बारे में बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर आपके कोई हो तो वो जरूर सोच के रखें, हम उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर ज्यादा सीखने का मौका देते हैं। ऑलिवर क्रोमवेल, आप सिंपली इसको डिक्टेटर कह सकते हैं।
ओलिवर क्रोमवेल ने बादशाह को कत्ल करवाया, अपनी हुकूमत बना ली, अपने आप को इसने लॉर्ड प्रोक्टेरोरेट डिक्लेयर किया। और फिर इसके बाद चार्ल्स द फर्स्ट को कत्ल करवाने में इसका बड़ा हाथ था, डेथ वारंट पे इसने साइन किए थे। आयरलैंड की कैंपेन की, स्कॉटिश कैंपेन में की, ताकि रॉयलिस्ट जो हैं बादशाह के वफादार, उनको वो बैटल ऑफ डनबर में शिकस्त दे सके, मारे पीटे उनको। इसके अलावा रिलीजियस पॉलिसी जो है वो इसने टॉलरेंस तो दिखाई, लेकिन कैथोलिक्स के ऊपर ये सख्ती इसने की। एक जो चीज हमें नजर आती है वो री एडमिशन ऑफ ज्यूज, ज्यूज को निकाल दिया जाता था इलाकों से, तो ये 1656 में इसमें हमें नजर आया। ये 1658 में नेचुरल डेथ से मर चुका था, और इसके 2 साल बाद तकरीबन फिर वो बादशाह वापस आया, चार्ल्स द सेकेंड। ठीक है। और इसकी डेथ तो बड़ी ग्रेसफुल हुई थी, यानी इसको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, बादशाह सारे इकट्ठे हुए, सॉरी, इसको यानी बैंड बाजा बारात के साथ इसको दफनाया गया। लेकिन जब चार्ल्स सेकंड वापस आया तो उसने इसकी लाश को 1661 में बाहर निकलवाया। इसकी लाश को बाहर निकलवा के वेस्टमिनिस्टर एबी में इसकी लाश दफन थी, यानी ये मशहूर चर्च है वो। और फिर उसकी लाश को टॉर्चर किया गया, यानी इसकी लाश को टॉर्चर किया गया, और इसकी लाश को लटकाया गया, फांसी दी गई इसकी लाश को। ठीक है। और फिर इसके सर को काटा गया। ठीक है। फिर इसकी जिस्म के बाकी अज़ा को काटा गया, बाजुओं को काटा गया, टांगों को काटा गया वगैरह, मर चुका था आदमी। फिर उसके सर को एक मशहूर हाल के बाहर रख दिया गया निशाने इबरत के लिए। ठीक है। और इस इसका मतलब ये था कि अ, बादशाह को इलामती तौर पर सजा दी जाए कि बादशाहत के खिलाफ गद्दारी करने की सजा जो है वो कितनी बड़ी हो सकती है, यानी इतनी तकलीफ के साथ उसको मारा गया। बहरहाल, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस वाकये के बाद आज तक बरतानिया में मार्शल लॉ नहीं लगा। आज तक किसी जर्नल ने किसी बादशाह को या मुंतखब हुकूमत को हटाने की कोशिश नहीं की। तो ये एक सिंबॉलिकली सजा थी, जो बड़ी पावरफुल सजा दी गई, कि उन्होंने कहा भी तुम जब अगर हमें हटाओगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। तो ये बहुत जालिमाना सलूक था, इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद सिंबॉलिकली ऐसा करना नागुज़ीर था। लेकिन फिर भी जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं था, इलामती तौर पर भी सज़ा दी जाती तो काफ़ी था। इलामती तौर पर सज़ा से मुराद ये होता है कि एक लेटर डिक्लेयर करके उसको गद्दार करार दे दिया जाता, बजाय कि उसकी लाश की बेहुरमती की जाती। तो लिटरेरी हिस्ट्री में क्यों नजर आता है पब्लिक इंटेलेक्चुअल सेंसरशिप के खिलाफ बोलना, रिलीजियस पोइम्स, एपिक्स हमें नजर आती हैं, सेंसरशिप नजर आती है। सेंसरशिप की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो थिएटर क्लोजर हमें नजर आता है। प्रिंटिंग कल्चर और पॉपुलराइज हुआ, और इसके अलावा पैम्फलेट जो है वो पॉपुलराइज हुए हैं। और इसके अलावा थॉमस हॉब्स की हमें पॉलिटिकल थ्योरी की एक आइडिया मिलता है, लेविथन का। और डिफेंस ऑफ फ्रीडम टू राइट समथिंग, एरियोपेजिटिका का कंसेप्ट हमें मिल्टन से मिलता है। तो ये हमारे पास कोर आइडियाज हैं इस एज के। अब हमने जो है वो हमें हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। तो अब कोई सवाल है आपका तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं।